नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडी में आईसीसीआर हिंदी चेयर पे इस समय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और आज मैं जिस विषय पर आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ वो है भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम और उज़्बेकिस्तान के संबंधों के ताने बाने को लेकर कि उज़्बेकिस्तान और पूरा जो हमारा सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा से किस तरह प्रभावित हुआ, उनकी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी प्राचीन और व्यापक स्थितियों के कारण हमेशा अद्वितीय रहा है। यह केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, साहित्यिक और तकनीकी रूप से भी समृद्ध रही है। आज के वैश्वीकृत समाज में भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः खोज और प्रचार प्रसार बहुत ही आवश्यक है, ताकि यह भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। भारतीय ज्ञान परंपरा हजार वर्षों से मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। यह परंपरा न केवल भारतीय समाज को दिशा देने में सहायक रही है, बल्कि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर उज़्बेकिस्तान ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों से हमेशा से जुड़ा रहा है। सिल्क रूट के माध्यम से हुए व्यापार, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और इस्लामी ज्ञान परंपरा के विकास की जो स्थितियां रहीं, वो दोनों सभ्यताओं के लिए अविस्मरणीय है और आपसी ताने बाने को अधिक मजबूत करती हुई दिखाई देती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा मुख्य रूप से हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जुड़ी हैं। इसके साथ ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, जिसमें रामायण और महाभारत प्रमुखता से, और अन्य ग्रंथों में विज्ञान, गणित इत्यादि विषयों से संबंधित अनेकों ग्रंथ आते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, और जिसपे ऋचाओं के माध्यम से ब्रह्मांड, देवता और यज्ञ पर चर्चा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विस्तार मिलता है, जबकि उपनिषदों में अद्वैतवाद और आत्मा परमात्मा के गूढ़ तत्वों पर गहराई से विचार किया गया है। अथर्ववेद में चिकित्सा, तंत्र और जादू टोना संबंधी ज्ञान मिलता है, तो खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन का विस्तृत उल्लेख हमें अन्य ग्रंथों से प्राप्त होता है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने शून्य की खोज की, जो कि पूरी दुनिया को भारत की एक महत्वपूर्ण देन है। दशमलव प्रणाली, बीजगणित और त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण योगदान को पूरी दुनिया हमेशा जब भी याद करेगी, वो भारत के इन शीर्ष विद्वानों का नाम जरूर लेगी। इसके अलावा आयुर्वेद और योग की बात करें तो सुश्रुत और चरक संहिता में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे भारतीय दर्शन के तर्क और ज्ञान की परंपरा को इन तमाम जो हमारी दर्शन की परंपरा है उसने समृद्ध किया। वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने खगोलीय गणनाओं में योगदान दिया, जिसका प्रभाव मध्य एशिया और इस्लामी विज्ञान पर भी पड़ा। रामायण और महाभारत में केवल साहित्यिक उत्कृष्टता के उदाहरण हैं, बल्कि इनमें धर्म, राजनीति, नीति और योग जैसे विषयों की भी गंभीर विवेचना की गई है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी देवताओं, राजवंशों और नैतिकता पर प्रकाश डाला गया है। जैन और बौद्ध धर्म का उदय जो है वो भारतीय दर्शन में एक बड़े बदलाव के रूप में हम देख सकते हैं। महावीर और बुद्ध ने तर्क, अहिंसा और ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए। गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट, जो 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखते हैं और शून्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में काम कर रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण की प्रारंभिक अवधारणा दे रहे हैं। वराहमिहिर 6वीं शताब्दी में पंच सिद्धांतिका में खगोलीय गणनाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि किस तरह भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो इन विद्वानों के माध्यम से, इनकी रचनाओं के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने आ रही थी। ठीक इसी तरह भाषा और व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की, और अष्टाध्यायी जो है
संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि उसको संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ कहने की अपेक्षा व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ हम लोग उसे मान सकते हैं। ठीक इसी तरह पतंजलि ने योग और व्याकरण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकालीन भारत और ज्ञान परंपरा में हम लोग देखें तो इस समय इस्लामी प्रभाव हमारे यहाँ रहा और भक्ति और सूफी आंदोलन ने आध्यात्मिकता का एक नया रूप प्रस्तुत किया। तर्क और दर्शन के क्षेत्र में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को पुनः स्थापित किया। रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने विशिष्टता द्वैत और द्वैत दर्शन की स्थापना की। तकनीक के क्षेत्र में भास्कराचार्य ने गणित और खगोल शास्त्र में योगदान दिया। और इस समय अरबी, फारसी और भारतीय ज्ञान परस्पर एक दूसरे से प्रभावित हुए, जिससे विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति हुई। साहित्य और कला के क्षेत्र में भक्ति और सूफी संतों ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया। सूरदास, तुलसी, कबीर, जायसी जैसे कवियों ने भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। फारसी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें अल-बरूनी की तहकीक मालिल हिंद प्रमुख है। आधुनिक काल और पुनर्जागरण की बात करें, मतलब 1800 ईस्वी से वर्तमान समय तक की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय ज्ञान परंपरा जो है पश्चिमी विज्ञान के प्रभाव में भी आया और शिक्षा और समाज सुधार को लेकर बहुत सारे पुनर्जागरण के काम शुरू हुए, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी ने भारतीय ज्ञान की परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ने का काम किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, होमी भाभा और एस रामानुजन जैसे वैज्ञानिकों ने आधुनिक विज्ञान में योगदान दिया। योग और आयुर्वेद की पूरी विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी और उसको एक नई पहचान मिली। आईटी और प्रौद्योगिकी में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी बना। साहित्य, संगीत और कला में भारतीय परंपरा जो है निरंतर विकास करती रही। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारतीय ज्ञान की पूरी परंपरा जो है कितनी समृद्ध रही है। अब बात करते हैं हम लोग भारत और उज्बेकिस्तान की। भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। इनके बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक संबंध बहुत पुराने रहे हैं। इनकी संस्कृति में अनेक समानताएं देखी जा सकती हैं और ये समानताएं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक वे संबंध हैं जो हजारों साल पुराने हैं। प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच विचारों, धार्मिक परंपराओं, कला, साहित्य और वाणिज्य का गहरा आदान प्रदान हुआ। विशेष रूप से सिल्क रूट, जिसे हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं, दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण आधार था, महत्वपूर्ण केंद्र था। बुखारा, समरकंद और ताशकंद जैसे उज्बेकिस्तान के जो ऐतिहासिक शहर हैं, ये शिक्षा और संस्कृति के भी बड़े केंद्र रहे और दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और कलात्मक चीजों के आदान प्रदान में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय वस्त्र, मसाले और औषधियां उज्बेकिस्तान इस सिल्क रूट के माध्यम से पहुंचती थी और वहां से ऊनी कपड़े, घोड़े और खनिज भारत आते थे। सम्राट अशोक के काल में भारतीय बौद्ध भिक्षु मध्य एशिया, विशेष रूप से उज्बेकिस्तान पहुंचे और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। न केवल उज्बेकिस्तान बल्कि पूरी सेंट्रल एशिया में उन्होंने उसका प्रचार किया। टिरमेज और समरकंद में बौद्ध विहारों के अवशेष पाए जाते हैं। उज्बेकिस्तान के इस्लामी विद्वान अल-बेरूनी ने भारत में अध्ययन किया और तहकीक मालिल हिंद नामक ग्रंथ लिखा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तृत वर्णन करता है। अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और संस्कृत भाषा भी सीखी। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी जैसे सूफी संत भारतीय सूफी विचारधारा से प्रभावित थे और भारतीय ज्ञान परंपरा और उज्बेकिस्तान में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव को उन्होंने रेखांकित किया। इनको रेखांकित करने के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इस परंपरा को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसमें से पहला है चिकित्सा और आयुर्वेद का क्षेत्र। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का प्रभाव उज्बेक चिकित्सा पर देखा गया। विशेष रूप से यूनानी चिकित्सा प्रणाली में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का उपयोग हुआ। भारत से आयुर्वेदिक चिकित्सक और औषधियां मध्य एशिया तक पहुंची। उज्बेकिस्तान के चिकित्सा शास्त्रियों ने यूनानी और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया। उज्बेक चिकित्सा प्रणाली में हर्बल औषधियों का प्रयोग भारतीय आयुर्वेद से ही प्रेरित था। इब्न सीना 980 से 1037,
जिन्हें पश्चिमी दुनिया में अविसेना के नाम से जाना जाता है, एक महान फारसी चिकित्सक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और लेखक थे। उनका जन्म वर्तमान उज्बेकिस्तान के बुखारा क्षेत्र में हुआ था, जो उस समय सामानी साम्राज्य का हिस्सा था। इब्न सीना की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कानून बी अल तिब, कैनन ऑफ मेडिसिन है, जिसे यूरोप और इस्लामी दुनिया में सदियों तक चिकित्सा का मानक ग्रंथ माना गया। इब्न सीना का भारतीय ज्ञान परंपरा से बहुत ही गहरा संबंध है। उन्होंने चिकित्सा, दर्शन, गणित और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारतीय विचारों से प्रेरणा ली और अपने ग्रंथों में भारतीय विद्वानों के योगदान को बहुत ही सहजता से उन्होंने स्वीकार किया है। इब्न सीना ने अपनी प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक अल कानून फी अल तिब में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति से प्रभावित सिद्धांतों को शामिल किया। आयुर्वेद की चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में दिए गए सिद्धांतों का प्रभाव उनके चिकित्सा दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। तो ये वह मुख्य विद्वान हैं जो दोनों देशों के बीच चिकित्सा और आयुर्वेद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं। इसी में एक अगला नाम आता है हकीम अली गिलानी का। हकीम अली गिलानी जैसे उज़्बेक चिकित्सकों ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली को समृद्ध किया, साथ ही साथ हमारे ज्ञान को भी उन्होंने अपनाया। हकीम अली गिलानी ने भारत में यूनानी चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने में मदद की, जो ग्रीक, फारसी और भारतीय चिकित्सा परंपराओं का मिश्रण था। उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और कई भारतीय औषधीय पौधों को यूनानी चिकित्सा में शामिल किया। उन्होंने भारतीय औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों के बारे में लिखित दस्तावेज तैयार किए, जिससे यूनानी चिकित्सा का भारत में और अधिक विकास हो पाया। भारतीय योग, तंत्र और आयुर्वेद दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा को समग्र दृष्टिकोण से देखा। हकीम अली गिलानी का भारतीय ज्ञान परंपरा से गहरा संबंध था। उन्होंने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा का समन्वय कर भारतीय चिकित्सा विज्ञान को समृद्ध किया। मुगलों का समय इनका समय था और उनके दरबारों में ये रहे और इन्होंने अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग किया और एक तरह से ज्ञान के संलयन के माध्यम से दोनों परंपराओं को इन्होंने समृद्ध किया। गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम आता है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिनका समय 780 से 1850 ईस्वी तक रहा। एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भूगोलवेत्ता थे ये। उन्हें बीज गणित का जनक कहा जाता है और आधुनिक गणित में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। उनका जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म, आज का खीवा जो है, वहां पे हुआ और इसीलिए उनका नाम भी अल ख्वारिज़्म पड़ा। उज्बेकिस्तान के प्रसिद्ध गणितज्ञ ख्वारिज़्म ने भारतीय गणित के आधार पर बीज गणित को विकसित किया। दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा भारत के मध्य एशिया और फिर यूरोप पहुंची और ख्वारिज़्म ने इसको बड़ी सहजता से जो है स्वीकार भी किया है। ठीक इसी तरह एक नाम आता है अबू रेहान अल बरूनी का। अल बरूनी, उनका समय 1973 से 1048 ईस्वी का है और उनका जन्म वर्तमान उज्बेकिस्तान के ख्वाराज़्म क्षेत्र में हुआ। उन्हें मध्यकालीन इस्लामी जगत में सबसे बड़े बहुशास्त्री पॉलीमैथ विद्वानों में से एक माना जाता है। अल बरूनी 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए और उन्होंने भारत के धर्म, दर्शन, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया। अल बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद तहकीक माली अल हिंद लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय ज्ञान और विज्ञान का विस्तार से वर्णन किया। इसमें उन्होंने भारत के सामाजिक जीवन, धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र तथा चिकित्सा प्रणाली पर प्रकाश डाला है। अल बरूनी ने भारतीय गणितज्ञों के कार्य का अध्ययन किया और शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति जैसे भारतीय सिद्धांतों को समझा और उसे अपनाया और उसे कई जगह इन्होंने लिपिबद्ध भी किया और भारतीय ज्ञान की इस समृद्ध परंपरा को उन्होंने सहजता से स्वीकार भी किया है। अगला नाम जो उज्बेकिस्तान से आता है जिस विद्वान का, वो है मिर्जा उलुग बेग, जिनका समय 1394 से 1449 तक रहा, जो कि उज्बेकिस्तान के, आज के उज्बेकिस्तान के समरकंद क्षेत्र से थे और एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। वे तैमूरी वंश के शासक भी थे। उन्होंने भारतीय खगोल शास्त्र से प्रभावित होकर समरकंद में एक वेधशाला स्थापित किया, जिसे
उलुग बेग वेधशाला कहा जाता है, उनके द्वारा तैयार की गई उलुग बेग जिज नामक खगोलीय सारणी भारतीय खगोल शास्त्र के सिद्धांतों से प्रेरित थी। उन्होंने ग्रहों की गति और तारों की स्थिति की सटीक गणना की। उनकी गणना आधुनिक खगोल शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनी। उन्होंने भारतीय पंचांग प्रणाली का अध्ययन कर उसे इस्लामी और यूरोपीय खगोल शास्त्र से जोड़ा। तो ये उलुग बेग का एक महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ इन तमाम विषयों पर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाव को और भारतीय विद्वानों के प्रभाव को उन्होंने भी सहजता से स्वीकार किया। अब थोड़ी बात हम लोग करते हैं वास्तुकला और अन्य कलाओं की। भारत और उज्बेकिस्तान की वास्तुकला में अद्भुत समानता पाई जाती है। उज्बेकिस्तान के समरकंद, बुखारा और खीवा में स्थित नीले रंग की टाइलों में सजी मस्जिदें और मकबरों की वास्तुकला का प्रभाव भारत की मुगल कालीन इमारतों पर साफ देखा जा सकता है, जैसे कि ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली की जामा मस्जिद। दोनों देशों में इस्लामिक और पारंपरिक वास्तुशैली का मिश्रण देखने को मिलता है। मुगल वंश, जिसकी जड़ें तैमूर और उज्बेकिस्तान के समरकंद से जुड़ी थी, ने भारत में स्थापत्य कला को नया रूप दिया। तैमूर की स्थापत्य शैली का प्रभाव भारत में मुगल वास्तुकला पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुगल काल में समरकंद और बुखारा से कलाकार, वास्तुकार और विद्वान भारत आए और दिल्ली, आगरा और लाहौर में स्थापत्य कला को नई ऊंचाई दी। मुगल लघु चित्रकला शैली पर उज्बेक कला का साफ प्रभाव हमको दिखाई देता है। ठीक इसी तरह अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में जहां राग रागनियों का विशेष महत्व है, वहीं उज्बेक लोक संगीत में भी पारंपरिक धुनों और सुरों का प्रयोग किया जाता है। उज्बेकिस्तान के शाश्मकाम नामक शास्त्रीय संगीत शैली प्रसिद्ध है, जो भारतीय संगीत के राग प्रणाली से काफी मिलती जुलती है। शाश्मकाम फारसी और उज्बेक भाषाओं के दो शब्दों शाश मतलब छह और मकाम मतलब संगीत राग प्रणाली से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 6 मकाम। ये 6 मुख्य मकामों की प्रणाली पर आधारित है। शाश्मकाम में मकाम प्रणाली होती है जो भारतीय संगीत की राग प्रणाली से मिलती जुलती है। मकाम और राग दोनों में विशिष्ट स्वरों और लयबद्धता के साथ रचनाएं तैयार की जाती हैं। शाश्मकाम और भारतीय ध्रुपद शैली में आलाप जैसी विस्तारित गायकी का बड़ा महत्व है। भारतीय संगीत में ताल जैसे त्रिताल, छपताल, एक ताल होता है, जबकि शाश्मकाम में भी विशिष्ट लयबद्ध संरचना होती है, जिन्हें उसूली कहा जाता है। शाश्मकाम और भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई मूलभूत समानताएं हैं, जो कि सांगीतिक स्तर पे दोनों को एक साथ लाते हैं। और हम जानते हैं कि किस तरह जो है संगीत के क्षेत्र में दूसरे कई विद्वान रहे, जिन्होंने एक तरह के संलयन के माध्यम से बहुत सारी चीजें, नई चीजें प्रस्तुत की। तो संगीत पर भी जो है बहुत अच्छा खासा प्रभाव जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का हमें दिखता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग साहित्य और भाषा के संदर्भ में करेंगे। उज्बेकिस्तान का साहित्य विशेष रूप से फारसी, चगताई और उज्बेक भाषाओं में लिखित ग्रंथों से संबंधित है, और ये तमाम ग्रंथ कई स्वरूपों में भारतीय साहित्य और दर्शन से प्रेरित रहे हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने उज्बेकिस्तान के साहित्य और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला। समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया और कई बौद्ध मठ स्थापित किए गए। भारतीय और उज्बेक साहित्य के मेलजोल का एक और उदाहरण अमीर खुसरो, जिनका समय 1253 से 1325 ईस्वी है, वे मूल रूप से तुर्क मंगोल वंश से थे, लेकिन भारत में जन्मे और पले बढ़े। उन्होंने फारसी और हिंदवी या हिंदी ब्रज मिश्रित साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। उनकी रचनाओं में भारतीय संगीत, दर्शन और भक्ति तत्वों की झलक मिलती है। और खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत सारे वाद्य यंत्र का एक तरह से स्वरूप उन्होंने निखारा है, और बहुत सारी राग रागनियों और पद्धतियों के संलयन से उन्होंने नई चीजें प्रस्तुत की हैं। तो उनका जो है अमीर खुसरो का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दोनों देशों की संस्कृतियों की ज्ञान परंपराओं को मिलाने और उनसे नई चीज प्रस्तुत करने में रहा है। जब हम बात सूफियों की कर रहे हैं तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, जिनका समय 1318 से 1389 था,
उनका नाम बहुत प्रमुखता से आता है, जो कि मध्य एशिया के सूफी संत थे, और न केवल उज़्बेकिस्तान बल्कि भारत और समूची इस्लामी दुनिया में वे प्रसिद्ध थे। वे नक्शबंदी सूफी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं, जो सरलता, ध्यान और आत्म संयम पर विशेष बल देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ उनका संबंध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्तर पर गहराई से जुड़ा हुआ है। नक्शबंदी सिलसिला भारतीय सूफी परंपरा पर गहरा प्रभाव डालता है। भारत में पहले से ही योग, ध्यान और भक्ति परंपराएं प्रचलित थी, और नक्शबंदी परंपरा की शिक्षा इनमें बहुत सारी समानताएं दिखाई पड़ती है। भारतीय संतों, विशेष रूप से भक्ति आंदोलन के संतों और सूफी संतों के विचारों में मेल देखा जा सकता है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की शिक्षाएं चुप्पी और आंतरिक ध्यान, जिक्र खर्फ जो कहते हैं, पर केंद्रित थी, जो भारतीय योग और ध्यान पद्धतियों से मिलती जुलती हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता पर बल देते थे, जो भारतीय संत परंपरा में आत्म अनुसंधान और ध्यान की प्रवृत्ति से मेल खाता है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले संतों में ख्वाजा अबैदुल्लाह आहरारी और ख्वाजा बाकी बिल्लाह प्रमुख थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने भारत में नक्शबंदी परंपरा को मजबूत किया, और उनके शिष्य शेख अहमद सिरहिंदी ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। इस तरह हम देखते हैं कि ये तमाम नाम हैं उन विद्वानों के जो भारतीय ज्ञान परंपरा से किसी न किसी रूप से जुड़े, उससे प्रभावित हुए, और उसके माध्यम से वो कुछ नई चीजें प्रस्तुत करने में सफल हुए, और जिसका फायदा पूरी दुनिया को हुआ। मुगल दरबार में फारसी भाषा का व्यापक उपयोग होता था, जो उज़्बेकिस्तान की साहित्यिक परंपरा से जुड़ी थी। अमीर खुसरो और अबुल फजल जैसे विद्वानों ने इस सांस्कृतिक सेतु को और मजबूत किया। उज़्बेक और हिंदी भाषा में फारसी और अरबी भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। संस्कृत, हिंदी और उर्दू में कई ऐसे शब्द हैं जो उज़्बेक भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं, और वे समान रूप से उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं उज़्बेकिस्तान में रहते हुए मैंने कई ऐसे शब्द देखे, तो मैंने उसकी एक सूची भी अपने इस पत्र में दी है। जैसे कि शकर, शकर मतलब जिसे हम शक्कर कहते हैं या चीनी कहते हैं। बोजोर, बोजोर मतलब जिसे हम बाजार या हाट कहते हैं। किताब, जो किताब या ग्रंथ है। वक्त मतलब समय। दुनियो, जैसे दुनिया या विश्व। शहर दोनों भाषाओं में समान शब्द है। उस्ताज, उस्ताज मतलब उस्ताद या शिक्षक। मेहनत, मेहनत दोनों जगह समान उच्चारण है। इंसान, इंसान। इसी तरह दोस्त, सियासत, कानून, करार या फैसला, आसमान, दरियो, दरियो मतलब दरिया। हिसाब, हिसाब मतलब गणना या हिसाब करना। इनका उज़्बेकी उच्चारण हिसोब है, जो कि मराठी में ज्यादा करीब लगता है मुझे। हिसोब मराठी में कहते हैं ना, हिशोब करायचा का, तो वो हिसोब जो है ये उज़्बेकी उच्चारण है। ठीक उसी तरह दुश्मन, हिंदी और उर्दू और इसमें समान रूप से इस्तेमाल हो रहा है। चौराहा शब्द उसी अर्थ में। मोहल्ला और समसा, समसा मतलब हमारा समोसा। हम समोसे को तेल में छानते हैं, डीप फ्राई करते हैं, यहाँ पे उसको भट्टी में पकाते हैं, उसमें तेल का उपयोग नहीं करते। तो कहने का मतलब ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दोनों भाषाओं में जो है समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। और वर्तमान समय में तो भारत और उज़्बेकिस्तान जो है दर्शन, साहित्य, योग, चिकित्सा, तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, अनुसंधान, हर जगह जुड़े हुए हैं, और तमाम उनके अंदर सहयोग और बहुत सारे जो है समझौते हो रहे हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, कपड़ा क्षेत्र में लगातार सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ रक्षा, आतंकवाद निरोध और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और उज़्बेकिस्तान के संबंध जो हजारों वर्ष से जारी थे, वो लगातार जारी हैं। फिल्मों के माध्यम से भी बड़ा सहयोग हो रहा है। यहाँ भारतीय फिल्में बहुत पॉपुलर हैं, भारतीय गीत संगीत बहुत पॉपुलर हैं। पिछले दिनों मैंने राज कपूर शताब्दी वर्ष पे राज कपूर पे एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद किया, और मैं देख के आश्चर्यचकित रहा कि कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। मुझे बताया गया कि जब आवारा फिल्म रिलीज हुई थी, तो यहाँ पे एक विद्वान है प्रोफेसर बयात, वो कहते हैं कि
हम कहते थे कि राज कपूर ने यहाँ के उज़्बेकिस्तान के हर घर में एक एक बच्चे को आवारा बना दिया, क्योंकि मेरा जूता है जापानी, वो जूता का उच्चारण जो है वो जुप्पा कहते हैं, तो मेरा जुप्पा है जापानी वाला गीत हर नौजवान के मुंह पे रहता था। और बहुत बड़ी जो है संख्या थी जो कि भारतीय संगीत और फिल्मों को पसंद करे, और लगातार वो पॉपुलैरिटी बनी हुई है। आज के जो भी हमारे सिने नायक नायिकाएं हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, प्रीति जिंटा हो, ये तमाम नाम ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके प्रति वो आदर रखते हैं। भोजन की चीज़ों में समानता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ की जो परंपरा में समोसा है, पुलाव है, जिसका एक वर्जन बिरयानी भारत में बना, वो नान है, ब्रेड नान जो हम खाते हैं, वो सारी परंपराएं यहीं से जा रही हैं। गीत संगीत की समानताओं की हम लोगों ने चर्चा की। तो समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंध सदियों पुराने हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और शैक्षिक आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा ने उज़्बेकिस्तान में गहरी छाप छोड़ी है, खासतौर पर बौद्ध धर्म, योग, आयुर्वेद, दर्शन और भाषा के माध्यम से। प्राचीन काल में सिल्क रूट के जरिए भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संवाद स्थापित हुआ। मध्यकालीन युग में संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वानों ने ज्ञान के आदान प्रदान में योग दिया, सूफी संतों ने योगदान दिया, और आधुनिक समय में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और सहयोग के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देशों की सरकारें मिल के काम कर रही हैं और एक दूसरे के ज्ञान का वो पूरा लाभ उठा रही हैं। तो आज जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की लगातार बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उज़्बेकिस्तान में रहते हुए कि हम उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें जो भारतीय ज्ञान परंपरा और उज़्बेकिस्तान से संबंधित है और इन दोनों संस्कृतियों को, इन दोनों देशों को करीब लाती हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे मध्य एशिया, भारतीय ज्ञान परंपरा और मध्य एशिया और पश्चिमी देशों पर जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।